हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडी, बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर वीडियो नंबर 3। और इससे पहले जो हम लोगों ने दो वीडियोस बनाए हैं उसमें हम लोग डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात किया था और हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस बिजनेस इन्वायरमेंट का, और क्या होता है इंपॉर्टेंस बिजनेस इन्वायरमेंट का, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोगों ने फर्स्ट वीडियोस में बात की थी। एंड सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि आखिर ये डायमेंशन ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। तो उसी के साथ आज हम लोग थर्ड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और इस थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आखिर किस तरीके से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नीड आया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो 3 मेजर स्टेप्स क्या थे जो लिए गए। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलपीजी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड किसी भी तरीके का फीडबैक हो तो आप जरूर से जरूर हम तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्यों क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का रिक्वायरमेंट था और क्यों आखिर हम लोग ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए एंड क्या क्या चेंजेस, क्या क्या मेजर चेंजेस लिया गया। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा आपके सामने सबसे पहले रीजन कॉज कि आखिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाने का जरूरत क्या पड़ा। उससे पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे देश का क्या हाल था आजादी के समय। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश का स्थिति कैसा था, ये हम लोग को समझना पहले जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या वजह था ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लाने का। तो कह रहा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या हाल था। सबसे पहला पॉइंट, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे देश में ना एग्रीकल्चर का डोमिनेंस था, एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस था, यानी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा निर्भर थे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। अगर बात करें डाटा की तो 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, हमारे देश का टोटल 70% पॉपुलेशन इंगेज था एग्रीकल्चर सेक्टर में। और अगर इसी चीज को विलेज से कंपेयर करें तो विलेज में 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 70%। और अगर सिर्फ विलेजर की बात करें तो विलेजर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या थी कि हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते थे एग्रीकल्चर से के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, हर एस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग टेक्नोलॉजी आउटडेटेड यूज करते थे। एंड लास्ट क्या पॉइंट बता रहा, लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम। पब्लिक हेल्थ सिस्टम की अगर बात करें उस समय, आज के जैसे कोरोना जानते हैं आप, आज की हम लोग, हमारा देश कोरोना से ग्रसित है, तो इतना एडवांस मेडिकल सिस्टम है कि हम लोग इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। मगर अगर आजादी के समय का स्थिति अगर रहता तो ये महामारी कुछ इस प्रकार से फैलता कि उसको हमारी सरकार कंट्रोल ही नहीं कर पाती। तो हेल्थ सिस्टम बहुत होना जरूरी था। तो ये सब कमी थी हमारे देश की। अगर बात करें प्रैक्टिकली तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री की अगर आप बात करते हो तो वो डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज्यादा अगर कुछ आपको पता है 3 तरीके का है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी दैट इज सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी ले लीजिए लाइक अमेरिका, तो यहाँ जो है सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस ज्यादा होता है ना। एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंट होते हैं मगर एग्रीकल्चर पे ज्यादा ना डिपेंडेंट होके ये लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो वैल्यू देते ही हैं, सर्विस सेक्टर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें पॉइंट की तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू डेवलपमेंट पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी फिर नया प्लान जो बना 1991 में, वो क्यों बनाया गया, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था। तो मेन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए कि हमारे देश का जो ग्रोथ है वो रैपिडली बढ़े, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो। राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डेवलपमेंट हो। रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी,
प्रोवर्टी रिड्यूस हो, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट घटे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार जनरेट हो और लोगों का गरीबी खत्म हो। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस कहने का मतलब हम लोग अपने देश पे निर्भर हो। जानते हो विडंबना क्या है कि उस समय होता क्या था, हम लोग रॉ मटेरियल तो प्रोड्यूस कर लेते थे, इंडिया में ज्यादातर लोग तो एग्रीकल्चर पे थे, तो हम लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर लेते थे, मगर सेम चीज को फिनिश गुड्स बनाने के लिए विदेश भेजना पड़ता था। हम लोग कॉटन प्रोड्यूस कर लेते थे, पर कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करने के लिए हमको विदेश भेजना पड़ता था, जिसके कारण अदर अदर कंट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थे वो ग्रोथ होता था उनका, क्योंकि वो हमसे रॉ मटेरियल खरीद के, सस्ता खरीद के उसको प्रोसेस करके हम ही से महंगा बेचते थे। तो सेल्फ रिलायंस नहीं था, तो इसलिए सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए हमारा कंट्री हमारे देश का प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स खुद कंज्यूम करे और अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करे, इस तरीके का टेंडेंसी डेवलप करने की प्लान बनाई गई। एंड रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड इम्बैलेंस, इम्बैलेंस जो था, शहर का विकास होना, गांव का विकास नहीं होना, गरीब गरीब होते जा रहा, अमीर अमीर होते जा रहा, इस तरीके का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके का प्लान। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहने का मतलब जहां पर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बात किया जाता है, वहां पर वैसा वैसा इकोनॉमी जहां पर सोसाइटी को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचे, अमीर लोगों को सिर्फ ध्यान में नहीं रखेंगे, गरीब हर तबके के लोगों को ध्यान में रखा जाए, उस तरीके का इकोनॉमी डेवलप करे, यानी कि गरीब को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सामने आया हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में 3 मेजर डिसीजन लिए गए हैं, जो कि हम लोग जानते हैं, जिसको शॉर्ट में एलपीजी के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई नो कि आप लोगों ने इसके बारे में कई सारे लेक्चर्स अपने टीचर से पहले 9 में 10 में सुने होंगे और 11 में भी सुने होंगे, पर मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं और देखता हूं कि और मैं आपके लिए ऐड ऑन क्या कर सकता हूं। तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द, लिबरलाइजेशन मतलब क्या, देखिए क्या हुआ ना, जब देश हमारा आजाद हुआ तो हमारे देश का जब संविधान बन रहा था, तो हमारे देश के लोग जो भी संविधान बनाने में जुटे हुए थे वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए कि कहीं ना कहीं विदेशी जो अंग्रेज जो हमारे सरकार हमारे देश में जो राज किया, वो ऑल बिकॉज इसलिए किया क्योंकि हम लोग उनको ज्यादा छूट दे दी है। वो एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी बन के इंडिया में आए और धीरे धीरे अपना बिजनेस फैला, और बिजनेस तो फैला ही, धीरे धीरे कब्जा भी करने लगे। तो कहीं ना कहीं एज अ बिजनेसमैन वो विदेशी आया और हमारे देश में राज किया, तो हम लोग बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन इंपोज करने लगे, है कि नहीं। तो उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, विदेशी कंपनी हमारे यहाँ नहीं आ पाती थी, हमारे देश की कंपनीज विदेश से फंड अरेंज नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा लाइसेंस वगैरह का रिक्वायरमेंट पड़ता था, बहुत ज्यादा कोटा फिक्स कर दिया गया था कि आप इतना से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप इतना से ज्यादा सेल नहीं कर सकते, बहुत तरीके का रेस्ट्रिक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर था। अब किसी भी इंडस्ट्रीज के ऊपर जरूरत से ज्यादा एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऊपर के को लेकर ज्यादा से ज्यादा अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उस कंट्री का इंडस्ट्रीज का ग्रोथ एकदम नहीं होगा। तो हुआ क्या कि लिबरलाइजेशन में लाइसेंस, अननेसेसरी का जो लाइसेंस था उसको एलिमिनेट किया गया, और जो नेसेसरी लाइसेंस है उन्हीं को रखा गया, और जो अननेसेसरी का जो कोटा था कि इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना, इससे ज्यादा फंड अरेंज नहीं कर सकते, आप विदेश से फंड नहीं ला सकते, ये सब जो लाइसेंसिंग था उसको हटाया गया। तो देखिए क्या कह रहा, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एंड मेनी मोर रेस्ट्रिक्शन एंड द कंट्रोल व्हिच वर्क आउट इंडस्ट्रीज बिफोर 1991 के पहले जितने भी इंडस्ट्रीज के ऊपर ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, उस रेस्ट्रिक्शन को हटाना। इंडियन कंपनी गॉट लिबरलाइज इन द फॉलोइंग वे, और इंडियन कंपनी कुछ इस प्रकार से लिबरलाइज हुई। कैसे? सबसे पहला पॉइंट क्या करा, एबोलिशिंग द लाइसेंस ऑफ एक्सेप्ट इन फ्यू, लाइसेंस हटाना। जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही थी, तो उन कंपनी में जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना और प्राइवेट कंपनी को भी लाइसेंस देना, है ना। एबोलिशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस हटाना। जैसे बैंक में पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां हुआ करती थी, मगर आज के डेट में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सब जो है इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक।
तो उनको लाइसेंस दिया गया कि आइए आप भी बिजनेस करिए और कंपटीशन बढ़ाइए। सेकंड कह रहा है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, है ना, बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पे जो लगाम लगाया गया था कि आप इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो सब चीज हटाया गया, है ना। फ्रीडम इन फिक्सिंग ऑफ प्राइस। फ्रीडम, आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं तो आप फ्री हैं, आप किसी भी तरीके से आप अपना प्राइस चार्ज कर सकते हैं। हाँ, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब आप जरूरत से ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते हो। अगर आपका क्वालिटी अच्छा है तो आप बेचिए महंगा। जैसे आप देखिए बहुत सारी कपड़े की दुकान है जो आपको 400 में भी शर्ट ऑफर करेगी, मगर बहुत सारा कंपनी है जो 4000 5000 रुपए में एक शर्ट देता है, तो ऑल बिकॉज ऑफ क्वालिटी। तो कंपनी है, कंपनी को खुला छूट दिया गया कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज का आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज कर सकते हैं। जैसे कोई होटल में आप जा रहे हो स्टे करने, रेस्ट हाउस में, तो कोई आपको 1000 रुपए पर नाइट भी लेता है एक दिन का, और कोई 10,000 रुपए एक दिन का लेता, तो वो डिपेंड करता है सर्विसेज पे कि आप कैसा सर्विसेज दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो लिबरलाइजेशन इन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस में लिबरलाइजेशन लाना, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए करने में जो रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया जाता था उस रेस्ट्रिक्शंस को भी हटाया गया, अननेसेसरी का जो रेस्ट्रिक्शंस था उसको भी हटा दिया गया लिबरलाइजेशन में। ध्यान रखिएगा, आपको केस स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है, इजी एंड सिंपल सिंपल प्रोसीजर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल। क्या कह रहा है, इजी एंड सिंपल प्रोसीजर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल। विदेशी फंड अरेंज करने के लिए, आपको पता है कि बिजनेस को रन करने के लिए फंड चाहिए। अब देश में हमारे पैसा नहीं है तो विदेश से फंड लाना, तो विदेश से फंड तो लाना था, मगर क्या था, हमारे एक सरकार जो है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन इंपोज की थी, तो उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात हुई लिबरलाइजेशन में कि चलिए आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आप विदेश से फंड ला सकते हैं, है ना। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारे देश में एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्कुलेशन विद इन द इंडिया पे जो रेस्ट्रिक्शंस था उसको भी क्या किया गया, एलिमिनेट किया गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कर रहा है, सेवंथ पॉइंट लास्ट, दैट इज फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। प्राइस का फिक्सिंग करना, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जितने भी पॉइंट्स थे ये हम लोग डिस्कस किए अबाउट लिबरलाइजेशन, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है हमारा लिबरलाइजेशन के बाद है प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कंपनीज को प्राइवेटाइज करना। प्राइवेटाइज करना कहने का मतलब, देखिए हमारी सरकार 1991 आजादी, देश के आजादी के बाद 1991 से पहले बहुत सारी कंपनीज हमारे सरकार के द्वारा चलती थी, जैसे चीनी मिल, है ना, चीनी मिल हो गया, जूट मिल हो गया, लाइक ऑयल एंड मिनरल एक्सक्रीशन कंपनीज हो गई, बैंक हो गए। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी, वहां सिर्फ और सिर्फ सरकार थी, सिर्फ और सिर्फ सरकार के कंपनीज रन करती थी। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि सरकारी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय होते थे उनको पता होता था कि काम करो चाहे नहीं करो सैलरी तो मिलना ही। तो इस वजह से होता क्या था कि लोग कम काम करते थे और कंपनी, सरकारी कंपनीज को हो जाता था नुकसान, सरकारी कंपनी को हो जाता था नुकसान। तो इस वजह से हमारी कंपनी क्या की, हमारी सरकार क्या की, प्राइवेटाइज करना चालू की। यानी कि जो इंडस्ट्रीज बहुत वीक है, जो इंडस्ट्रीज बहुत वीक है उसको एकदम बेच दो। जो वो सिक इंडस्ट्री जिनको रिवाइव किया ही नहीं जा सकता उनको सेल करके पैसा जो आए, और वो इंडस्ट्रीज जिसको रिवाइव किया जा सकता है, जिसको दोबारा जिंदा किया जा सकता है, उस इंडस्ट्रीज में पैसा लगा देना ताकि नुकसान ना हो ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो सेलिंग डिस इन्वेस्टमेंट, आप इसको डिस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ओनर, है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द गिविंग greater role to the private sector and reducing the role of public sector। पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करना एंड प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना। इससे क्या होगा ना, कंपटीशन बढ़ेगा। आप जानते हो आज के डेट में बैंक में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि प्राइवेट लोग भी आ गए हैं बिजनेस करने और सरकारी बैंक भी है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिलता है ना। टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टू द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या कह रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ सेक्टर
ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, है ना। पब्लिक सेक्टर से जो कंपनीज जो वीक थी, या फिर वो कंपनीज जहां पे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों का आना बहुत जरूरी था, उनको इनविटेशन दिएगा कि आइए आप भी इंडिया में आके बिजनेस करिए, और आप भी सिर्फ सरकारी कंपनी नहीं करेगी, आप भी बिजनेस करिए आकर। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट, डाइल्यूशन ऑफ स्टॉक, डाइल्यूशन ऑफ स्टेक मतलब होता है, स्टेक मतलब होता है ओनरशिप, और डाइल्यूशन मतलब होता है रिड्यूस करना। तो गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, सरकार की एक कंपनी है, सॉरी, सरकार की एक कंपनी, उसमें 100 रुपया उसका वैल्यू है, 100 रुपया उसका दाम है। तो सरकार क्या कह रही है कि ठीक है, हम 30% बेच देंगे, और हम लोगों के द्वारा 30% वो बेच दिया, और यानी कि 30% के मालिक हम लोग हो गए, और सरकार अब मालिक रहा मात्र 70% का। तो इसको कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ स्टेक। बात समझ में आया? जब सरकार सरकारी कंपनी का हिस्सा किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा बेचती है, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ओके सर। एंड डिसइन्वेस्टमेंट में, प्राइवेटाइजेशन में और क्या किया गया? सेटअप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक मीटिंग, एक समझ लीजिए कि बोर्ड संगठन किया गया, एक टीम संगठन किया गया, जिसका काम ही था हर वो इंडस्ट्री जो रिवाइव है, हर वो इंडस्ट्री जो सिक है, जो बीमार है, जिसको फंड का जरूरत है, उसको फंडिंग देके दोबारा से स्टैंड करिए, और वो इंडस्ट्री जो काफी बीमार है उसको बेच के हटाइए, है ना। कलंक नहीं रहना चाहिए इंडिया में। तो ये रहा प्राइवेटाइजेशन। एंड लास्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा लास्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर एलपीजी की बात करें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर रिफॉर्म जो हुआ वो हुआ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब इंटीग्रेशन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे इकोनॉमी के वर्ल्ड। आपको पता है ना कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग इकोनॉमी होता है, जैसे अमेरिका अलग इकोनॉमी है, पाकिस्तान अलग इकोनॉमी है, ओह पाकिस्तान का नाम ले लीजिए, ठीक। इंडिया एक अलग इकोनॉमी है, चाइना एक अलग इकोनॉमी है ना, रशिया एक अलग इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जितने भी इकोनॉमी है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग कंपनीज है। कोरिया की कंपनी है आपका सैमसंग। तो जितने भी अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग जो कंपनी है, उनको इंटीग्रेट करना कि आइए आप इंडिया में आकर बिजनेस करिए, यू आर इनवाइटेड टू डू बिजनेस इन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब कदम से कदम मिला के चलिए। अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि जब विदेशी कंपनी इंडिया में आएगी तो कंपटीशन का माहौल बढ़ेगा। विदेशी के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमारे देश के लोग भी यूज कर पाएंगे, है कि नहीं। तो कंपटीशन का माहौल बढ़ेगा, लोगों को टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। वो टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में नहीं था, वो टेक्नोलॉजी अब विदेशी कंपनी इंडिया में लेके आएगी। लग्जरियस कार आया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज हुआ, है ना। तो it refers to integrating or integration of various economies of the world. Till 1991, Indian government was following a strict policy in regard to import and foreign investment. आपको पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके हमारी गवर्नमेंट जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती थी। रिगार्डिंग टू लाइसेंसिंग ऑफ, है ना, इंपोर्ट टैरिफ में बहुत ज्यादा था, है ना। इंपोर्ट टैरिफ मतलब रेट, टैक्स का रेट। But after new economic policy, government adopted policy of globalization by taking following measure. तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इस तरीके से उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस हटाए। पहला पॉइंट क्या करा? गवर्नमेंट रिमूव्ड मेनी रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कैपिटल गुड्स मतलब होता है वो गुड्स जो आप मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज करते हो। जैसे हम अगर कपड़े बनाने की कंपनी चला रहे हैं, तो कपड़ा स्ट्रेचिंग करने के लिए हम एक मशीन लाए, तो ये कैपिटल गुड्स हो जाएगा, है ना। तो विदेश से कैपिटल गुड्स लाना ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैपिटल गुड्स इंडिया में आए, और वो कैपिटल गुड्स को के थ्रू हम इंडिया में बहुत अच्छे क्वालिटी का गुड्स बना पाए। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस था कि आप विदेश से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते हो, जरूरत से ज्यादा गुड्स नहीं ला सकते हो, उसको हटाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा? सेकंड पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज रिप्लेस्ड विद द फेमा।
देखिए पहले ना फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेश से जो ट्रांजैक्शन होता था उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो था वो था फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। मगर उसमें बहुत सारा खामियां थी, उस खामियों को बदला गया और हम लोग फेरा को फेमा में कन्वर्ट किए, यानी कि फेरा को हटाए और उसके बदले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाए और जो भी नेसेसरी चेंजेस था उस चेंजेस को इंप्लीमेंट करके वो चीज लाया गया। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर मतलब टैक्स रेट निर्धारित करना ताकि किसी भी कंपनी को कंफ्यूजन ना हो। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, ध्यान दीजिए 4 पॉइंट क्या करा, एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाना। एबोलिश मतलब होता है एकदम कंप्लीटली हटा देना, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दिया गया। अब सर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, तो देखो मान लीजिए कि ये जो गुड्स है ये मैं इंडिया में 100 रुपए में प्रोड्यूस किया हूँ और एज एन इंडियन प्रोड्यूसर मैं इस गुड्स को विदेश में बेचना चाहता हूँ क्योंकि विदेश में भी इसका काफी डिमांड है। पर हमारी सरकार कहती है कि तुम जो इसको एक्सपोर्ट करोगे इस पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये चीज 100 रुपए का है और इसको हमारी सरकार कह रही है कि 30 रुपया 30% इस पे टैक्स लेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो अब ये तो 100 रुपए से बढ़ के 130 रुपया हो जाएगा। हाँ सर, तो अमेरिका का बंदा जो 100 रुपया में खरीद सकता था हमारी सरकार की वजह से 130 में उसको खरीदना पड़ रहा, तो उसके लिए तो महंगा हो गया। हाँ सर महंगा हो गया। अब बताओ कोई भी बंदा ये महंगा चीज खरीदेगा? सर नहीं खरीदेगा। तो हमारी सरकार ने ये स्टेप्स लिया कि अगर हमारे देश का गुड्स एंड सर्विसेज विदेश में ज्यादा डिमांड हो इस वजह से तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। और प्राइस रिड्यूस करने का तरीका क्या था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो हटा दो। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जब रिड्यूस किए तो क्या हुआ कि ये जो 100 रुपए का चीज था अमेरिका के में 100 रुपए में ही बिकने लगा। ये जो चीज है वो अमेरिका में 100 रुपए में ही बिकने लगा। तो कहीं ना कहीं फायदा क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया। अब एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे पास डॉलर के फॉर्म में रिटर्न आएगा पैसा, वो बंदा किस फॉर्म में देगा, डॉलर के फॉर्म में। तो हमारे कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है वो इंक्रीज होगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दिया ताकि हमारे गुड्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो पाए, है ना, क्योंकि सस्ता हो। एंड दूसरा है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन करना मतलब इंपोर्ट ड्यूटी ही हटा दिया, सॉरी रिड्यूस करना मतलब कम करना। इंपोर्ट ड्यूटी जैसे कोई चीज रॉ मटेरियल हम विदेश से मंगा रहे हैं, तो अगर विदेश से मंगा रहे हैं तो हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया तो वो महंगा हो जाए। हम कोई चीज 100 रुपए में खरीदे, हमारी सरकार कह रही है तुम विदेश से लाए ना 20 रुपए तुमको टैक्स लगेगा, तो वो तो 120 रुपया हो गया। 100 रुपया उसको दिए और 20 रुपया सरकार को दिए, तो हमको वो चीज खरीदने में कितना लग गया, 120 रुपया। तो हमारी सरकार इंपोर्ट का टैक्स नहीं घटाई, रिड्यूस कर दी, 20 का जगह अब 10 रुपया मांग रही है। तो इससे क्या हुआ, बिजनेसमैन को सहूलियत हुआ, रॉ मटेरियल सस्ता खरीदाया और रॉ मटेरियल जब सस्ता खरीदाया तो कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन हुआ। तो ये था हमारा आज के वीडियो का डिस्कशन जिसमें हम लोग बात की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बात करेंगे आगे उसके बारे में। इस चैप्टर को 4th वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक करना ना भूलें।